सो हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोगों बच्चों को। वेलकम अगेन टू अवर चैनल पॉलिटेक्निक अपडेटर का कोर नई मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं अपने चैप्टर नंबर 2 पे। हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ चुके हैं, जिसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। और चैप्टर 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मतलब इंट्रोडक्शन क्या होता है, रेलवे लाइन क्या होता है। उसमें हम लोग मेट्रो देखे थे और मून रेल देखे थे, और मतलब थोड़ा उसकी हिस्ट्री वगैरह पढ़े थे। अब चैप्टर नंबर 2 यहाँ से मेन रेलवे शुरू हो रहा है, और इस चैप्टर हम लोग बात करेंगे, चैप्टर नंबर 2 होने वाला अपना। और इस चैप्टर हम लोग बात करेंगे रेलवे सर्वेक्षण क्या होता है, सर्वे ऑफ रेलवे क्या होता है। इसमें हम लोग तीन जो हमारे विषय होने वाले हैं, तीन मुख्य पॉइंट होने वाले हैं, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द न्यू रेलवे लाइन, ठीक है, यानी कि नई रेलवे लाइन क्यों बिछाई जाती है, क्या कारण होता है, क्या आवश्यकता होती है, वो पढ़ेंगे। चाहे और तीसरा जो हमारा मुख्य पॉइंट होने वाला है वो पढ़ेंगे सर्वे फॉर न्यू रेलवे लाइन, ठीक है, यानी कि जो तीसरा है वही मेन है, थोड़ा बड़ा ये टॉपिक होने वाला है, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि हाँ रेलवे लाइन क्यों बिछाई जाती है, क्या आवश्यकता पड़ती है रेलवे लाइन बिछाने की। तो शुरू करते वीडियो को बिना किसी देरी में। वीडियो में बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा, ना अच्छी लगे डिसलाइक कर दीजिएगा, और कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो में बिना किसी देरी के। ठीक है, हम लोग अपना पहला टॉपिक देखते हैं, ठीक है, जो है इंट्रोडक्शन। ठीक है, मैं थोड़ा एडजस्ट करके आपको पढ़ाऊँगा जिससे आपको आराम रहे। तो ये इंट्रोडक्शन टॉपिक नंबर 1 है इंट्रोडक्शन। इसमें हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। दो स्थानों के बीच में नई रेलवे लाइन के निर्माण के लिए उचित सर्वेक्षण की आवश्यकता होती है। नई रेलवे लाइन के लिए उपयुक्त संरक्षण का प्रस्ताव करने के लिए कई चरण शामिल होते हैं, ठीक है। यानी कि मतलब जब नई रेलवे लाइन बिछाई जाती है तो उसमें उचित सर्वेक्षण करना पड़ता है, और सर्वेक्षण क्यों किया जाता है उसके लिए कुछ नए कुछ कई कारण हो सकते हैं, वो कारण हम लोग पढ़ेंगे। नंबर 1 है कभी कभी रणनीतिक उद्देश्य के लिए रेलवे लाइन द्वारा दो बिंदुओं को जोड़ना आवश्यक हो जाता है, ताकि आपातकाल के मामले में सेना को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर स्थानांतरित किया जा सके। यानी इसका अर्थ है कि ऐसी जगह पर रेलवे लाइन बिछा जा सकता है, जैसे मान लीजिए लेह लद्दाख वगैरह में है, तो वहाँ पे बिछा देंगे तो जल्द से जल्द अपनी जो ट्रूप्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह डिप्लॉयड हो पाएंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो है हमारा, दो व्यापारिक स्थानों को जोड़ने के लिए नई रेलवे लाइन प्रस्तावित की जाती है, ठीक है। जहाँ मान लीजिए आपका नया जो व्यापारिक है, जहाँ पे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन वगैरह हो रहा है, तो उसके लिए भी ज़रूरी हो जाता है। तीसरा हमारा क्या, एक बंदरगाह कभी कभी देश के आंतरिक भाग से जुड़ा नहीं होता है। ऐसे मामले में देश के आंतरिक भाग को बंदरगाह और व्यापार केंद्र से जोड़ने के लिए एक नई रेलवे लाइन का होना आवश्यक हो जाता है। बंदरगाह यानी कि आपका जो कोस्टल होता है, जैसे समुद्र के किनारे में जहाँ पे जहाज़ वगैरह आते हैं, ठीक है। यहाँ मान लीजिए समुद्र, यहाँ से जहाज़ आएंगे तो यहाँ से जो भी अपना सामान आएगा तो इधर से रेलवे लाइन होगी, तो बहुत जल्द पूरे देश में हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, ठीक है, यही मतलब होता है। तो अपना तीसरा पॉइंट देखते हैं, चौथा पॉइंट देखते हैं। जब दो बिंदुओं के बीच में एक रेलवे लाइन पहले से मौजूद हो, लेकिन उस लाइन का छोटा करना संभव ना हो, तो एक नई रेलवे लाइन बिछा दी जाती है, नीचे चित्र में दर्शाया गया। यानी कि देखिए, जब दो स्थान के बीच में एक रेलवे लाइन मौजूद है, लेकिन उस लाइन को छोटा करना है, यानी कि उसको हम लोग छोटा नहीं कर सकते हैं, तो यानी बहुत लंबा है, उसको हम लोग और पास से कहीं से बीच में, तो उसमें हम लोग नई रेलवे लाइन बिछा देते हैं, जो कोई आपको एग्जाम नीचे चित्र में दिखाया गया, मैं आपको डिस्कस करा देता हूँ। देखिए डायग्राम में दिखाया गया है, ठीक है। मान लीजिए ये एक रेलवे लाइन थी, ठीक है, ये यहाँ से वैसे घूमते 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 आई थी, ठीक है, यानी ये लंबा पड़ रहा था, इसमें ज़्यादा समय लग रहा था। तो अब हम लोग एक सीधी रेलवे लाइन ऐसे डाल देते हैं जिससे हम लोग इस स्थान से इस स्थान तक पहुंचने में कम समय लगेगा। लेकिन पहले जो थी यहाँ से घूम के आने में ज़्यादा समय लगता था, तो ये सीधा लगा दे तो ज़्यादा कम समय लगा, ठीक है, यही बताना चाह रहा था उस पॉइंट में। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट होने वाला इस टॉपिक का 5वां पॉइंट है, प्रस्तावित शाखा लाइन पर कुछ अन्य शहरों को विकसित करने के लिए एक मौजूद मुख्य लाइन के लिए एक शाखा लाइन बिछाना कभी कभी आवश्यक हो जाता है, जो चित्र नंबर 2 में दिखा देता हूँ आपको डायग्राम। इसका मतलब है कि मान लीजिए कहीं पे एक लाइन है और बीच में मान लीजिए नया शहर वगैरह कुछ डेवलप हो गया है, वहाँ पे आपका लाइन नहीं है, तो उस पर एक नई लाइन बिछा दी जाती है, जिसको एक सब लाइन या फिर शाखा लाइन, यानी कि एक ब्रांच लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ,
देखिए ये मेन लाइन थी, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए एक शहर था, इधर हम लोगों को कुछ शहर डेवलप हो गए, यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट आ गया, तो यहीं से हम लोग एक ऐसे नई लाइन बिछा देते हैं, तो ये मतलब ब्रांच लाइन कहलाती है, ठीक है। अब आगे जाके ये कहीं पे इसी में से मिल जाती होगी, तो इसमें यही बताया गया था। बढ़ते हैं आगे, हमारा जो मेन अगला टॉपिक होने वाला है, ठीक है। ये हमारा अगला टॉपिक है, तो इस टॉपिक में जो है हम लोग थोड़ा बात करेंगे। मैं थोड़ा सा यहाँ पे कलर वगैरह चेंज कर दूँ, ठीक है। ये हमारा दूसरा टॉपिक होने वाला है, प्रस्तावित रेलवे लाइन को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि इन्फ्लुएंस फैक्टर इन्फ्लुएंस द प्रपोज रेलवे लाइन, ठीक है। पढ़ेंगे इसमें क्या बताया गया है। तो देखिए, प्रस्तावित रेलवे लाइन को निम्नलिखित कारक गंभीरता विचार रूप से अंतिम रूप से तय किया जाता है, ठीक है। इसका कॉस्ट क्या होने वाला है, स्पीड क्या होने वाली है, एंड सेफ्टी। किसी भी रेलवे लाइन को बनाने से पहले ये कारक को जोड़ देते हैं, ठीक है। उसकी स्पीड क्या रहेगी, उसकी लागत क्या रहेगी, उसकी सुरक्षा क्या रहेगी, ठीक है। तो हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। पहले लागत को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले लागत डिस्कस करेंगे, तो लागत में जो हमारा रेलवे लाइन बिछाने की लागत न्यूनतम होनी चाहिए, ठीक है। कम लाइन मतलब कम से कम खर्च आना चाहिए रेलवे लाइन बिछाने में। रेलवे लाइन की लागत परियोजना की पूंजीगत लागत, खासकर लागत नवीन खर्च और कामकाजी खर्चों से बनी होती है। मतलब ये जो टोटल कॉस्ट होती है, इसमें कई प्रकार की कॉस्टें और जुड़ी होती है, जैसे कि पूंजीगत लागत यानी कि उसमें खर्चा, ठीक है। उसके बाद रख रखाव यानी कि उसकी मतलब रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह, ठीक है। उसके बाद नवीनीकरण, मान लीजिए कभी ये पुरानी जो थी उसका नया करने के लिए जो नवीनीकरण खर्चा होता है उसको बोलते हैं। और कामकाजी उसमें जो चलने का जो खर्चा आता है उसको बोलते हैं, ठीक है। यानी सारी लागत मिला करके एक मेन लागत बनती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो है सुरक्षा, ठीक है। तो हम लोग सुरक्षा में क्या बताएगा, यात्रियों की सामानों की रेलवे द्वारा सुरक्षित रूप से ले जाना चाहिए, अर्थात ऐसे मार्ग का चुनाव करना चाहिए जिस पर ट्रेन दुर्घटना की संभवता न्यूनतम हो, ठीक है। इसमें क्यों बताने वाली चीज़ नहीं, जो आप लोग को मतलब कोई टेक्निकल चीज़ हो, नॉर्मल है। तीसरा जो पॉइंट है स्पीड, रेलवे लाइन के लिए ऐसे मार्ग का चुनाव करना चाहिए जिस पर गाड़ी अधिक गति से सुविधापूर्वक चलनी जा सके, ठीक है, चलाई जा सके, ठीक है। ये बता दिया मैंने, इसमें कुछ ऐसा नहीं था जो नहीं बताया जा सके, ठीक है। अब ये हमारा मेन है, यही चैप्टर पे बेस्ड है। अब इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, इस पर कोई भी मतलब आपको लापरवाही नहीं करनी, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़ना है। तो शुरू करते हैं हम लोग इसको, और इस पर जो भी प्रॉब्लम होगी आप लोग कमेंट वगैरह करेंगे तो मैं आपको डिस्कस करवा दूंगा, आप लोग को परेशान नहीं होना होगा, ठीक है। हमारा पॉइंट नया जो टॉपिक है, नई रेलवे लाइन के लिए सर्वेक्षण के चरण, ठीक है। नई रेलवे लाइन के सर्वेक्षण चरण यानी स्टेजेस इन सर्वेइंग फॉर अ न्यू रेलवे लाइन, ओके। हम लोग डिस्कस करेंगे। पॉइंट हमारा जो पहला पॉइंट होने वाला है इसमें, नई रेलवे लाइन निर्माण की मान्यता यानी कि वैलिडेशन फॉर अ न्यू रेलवे लाइन कंस्ट्रक्शन। दूसरा है अस्थायी सर्वेक्षण का अंकन यानी कि मार्किंग एट टेंटेटिव अलाइनमेंट। तीसरा टो सर्वेक्षण यानी कि रिकरेंस सर्वे। और चौथा है अच्छे सर्वेक्षण का चयन यानी कि सिलेक्शन फॉर अ गुड अलाइनमेंट। और प्रारंभिक सर्वेक्षण प्रीलिमिनरी सर्वे। नंबर 6 जो है अंतिम फाइनल सर्वेक्षण। और 7वां जो है फाइनल रिपोर्ट, ठीक है। इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। थोड़ा वीडियो वगैरह बड़ी जाती है, चैप्टर पूरा पढ़ाना पड़ता है एक ही बार में, तो आप लोग उसको देखे रहिएगा, मतलब छोड़ के जाने की जरूरत नहीं, 2 बार में देख लीजिएगा। लेकिन अलग अलग पार्ट बनाने में प्रॉब्लम होती है, तो एक ही बार में पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर देते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं, ठीक है। नई रेलवे लाइन लागत निर्माण मान्यता, ठीक है, यानी कि वैलिडेशन फॉर अ न्यू रेलवे लाइन कंस्ट्रक्शन। जहाँ भी नई रेलवे लाइन बिछानी होती है तो सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखकर रेलवे लाइन को व्यवहार्यता को सही ठहराना होता है, जो निम्नलिखित होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या निम्नलिखित हैं। जिस क्षेत्र में रेलवे लाइन प्रस्तावित होती है उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की कुल संख्या को नोट कर लिया जाता है, ठीक है। जहाँ रेलवे लाइन लगने वाली होती है वहाँ पे जो टोटल पॉपुलेशन होती है उसको हम लोग देख लेते हैं पहले। उसके बाद क्षेत्र की उपस्थिति जनसंख्या के आर्थिक रूप से यह देखा जाता है कि रेल विभाग इस प्रस्तावित रेलवे लाइन से
कितना राजस्व अर्जित करेगा, यानी कि वहाँ का जो मतलब कॉस्ट होता है, यानी कि वहाँ की जो पॉपुलेशन का आय होती है उसको हम लोग देखते हैं कि हाँ वहाँ पे मतलब रेलवे लाइन बिछाने का खर्चा वगैरह निकल आएगा नहीं निकल आएगा कुछ समय के अंदर। तो तीसरा पॉइंट होता है पुल पुलियों सुरंगों आदि की संख्या दर्ज करने के लिए उस क्षेत्र का स्थल कृति मानचित्र यानी कंटूर लाइन मैप को अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मानचित्र मतलब कंटूर लेवल देखते हैं। संरेखण तथा एग्रीगेंट का अध्ययन करने के लिए उस क्षेत्र के समोच्च मानचित्र यानी कंटूर मैप का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ ही बताया गया है। पांचवा पॉइंट है रेलवे लाइन द्वारा सभी उद्योग इंडस्ट्री को जोड़ने के लिए उन क्षेत्र के औद्योगिक मानचित्र का अध्ययन किया जाना चाहिए। ठीक है, यानी मतलब वहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है, रेल वहाँ पे मतलब वहाँ का पुल पुलिया और वहाँ के इंडस्ट्री एरिया क्या सबको मतलब पढ़ना होता है। नेक्स्ट देखते हैं उस क्षेत्र में पहले से उपस्थित कृषि प्राकृतिक एवं औद्योगिक संस्थानों की जानकारी एकत्रित की जाना चाहिए। ठीक है, धार्मिक स्थान व्यापारिक केंद्र बाजारों आदि की उपस्थिति पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। कुल राजस्व की मात्रा पर एक अनुमान लगाया जाना चाहिए जो यात्रियों व माल आदि का एकत्रित हो सकता है। ठीक है, इसमें ऐसा कोई बताने वाला नहीं है, तो जो है मैंने आपको बता दिया है। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ जो आपके लिए बहुत कठिन हो तो बताना जा सकते, मतलब इसमें सब नॉर्मल है। आपको पढ़ना है, थ्योरी चैप्टर पूरा वाला सब्जेक्ट है, तो आप लोगों को थोड़ा पढ़ेंगे, याद करना होगा, अपने हिसाब से लिखना होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे बिना किसी देरी के। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है अस्थायी संरेखण का अंकन यानी कि मार्किंग ऑफ टेंटेटिव अलाइनमेंट। ठीक है, इसमें जो बताया गया है कि नई रेलवे लाइन को बिछाने से पहले उपयुक्त बिंदुओं पर विचार करना के पश्चात अलग अलग संरेखण को चिन्हित किया जाता है जो नई रेलवे लाइन बिछाने के लिए संभावित होते हैं। संरेखण का अंकन करते समय कुछ बिंदुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है, जो नीचे निम्नलिखित हैं, तो हम लोग उनको पॉइंट देख लेते हैं क्या है। संरेखण की लंबाई कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद बताया गया संरेखण का कम मूल्यवान भूमि से गुजरना चाहिए तथा उसे उच्च मूल्य वाली भूमि से नहीं गुजरना चाहिए, जैसे कि गांव व शहरों के केंद्र बिंदु का मूल्यांकन संरक्षण इत्यादि। यानी कि ऐसी जगह से उसको निकलना चाहिए जहाँ पे मतलब कि रेट जो है अर्थ का मतलब ज़मीन का कम खर्च हो, वहाँ पे मतलब बिछाना चाहिए, क्योंकि किसान या फिर मतलब प्राइवेट लोगों से ज़मीन को रेलवे को ख़रीदना होता है, उसके बाद ही वहाँ से रेलवे जाती है, और वहाँ पर जब बिछने के बाद अपने आप रेल का जो है वैल्यू बढ़ जाती है अपने आप ही। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संरेखण जितना हो सके सीधा होना चाहिए, वक्रों की संख्या कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कि संरेखण सीधा इसलिए कि ये सीधी होनी चाहिए, इसमें खर्च कम आएगा। यानी कि वक्र होंगे तो उसको ऐसे घुमा के बनाना पड़ेगा, इसमें रेलवे खर्चा ज़्यादा आता है और समय ज़्यादा लगता है, तो उसको सीधा होना चाहिए जितना हो सके। नेक्स्ट पॉइंट जो है मिट्टी भरने की लागत को ख़त्म करने के लिए रिज लाइन पर संरेखण को चिन्हित किया जाना चाहिए। ठीक है, और इसीलिए यदि कोई घाटी या अवसाद वैली या डिप्रेशन है तो उसे बचना चाहिए, परंतु चिन्हित करना आवश्यक हो तो टो सर्वेक्षण के समय इसको विशेष ध्यान देना चाहिए। यानी कि इसमें कहा क्या गया है कि जैसे मान लीजिए कहीं पे चल रही है तो उसमें कोई रेलवे लाइन है, तो यहाँ मान लीजिए एक गड्ढा या खाई है, तो उसको भरने के लिए मिट्टी की लागत कम होनी चाहिए। ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा मतलब काफ़ी बड़ी है तो उसको एक रिज लाइन यानी कि एक ब्रांच लाइन द्वारा ऐसे जोड़ के फिर निकाल देना चाहिए सीधा। ठीक है, ये बताया गया है। तब भी मान लीजिए अगर नहीं बन रहा, उसमें और खर्चा आ रहा है, तो उसको जो टो सर्वेक्षण जो उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, उस पर बताया जाएगा। संरक्षण को धार्मिक स्थल मंदिर चर्च मस्जिद इत्यादि से नहीं गुजरना चाहिए, यानी कि भीड़ भाड़ एरिया से नहीं गुजरना चाहिए। संरेखण को नदी पर हमेशा लंबवत बनाना चाहिए। ठीक है, यानी मान लीजिए नदी है तो उसमें हमेशा वर्टिकली ही बनाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे डायमेंशनली या और कोई तरीके से बनाएंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, ज़्यादा खर्चा आएगा। ठीक है, ज़्यादा बड़ी लाइन हो जाएगी। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट सर्वे है उसका नाम है रिकरेंस सर्वे यानी कि टो सर्वेक्षण। प्रिज्म कंपास का उपयोग करके संरेखण की रेखाओं को चुंबकीय बेरिंग यानी फोर बेरिंग का पता लगाया जाता है और दूरियों को कदम स्टेप द्वारा ही मापा जाता है। इन मापों को फील्ड बुक पर नोट कर लिया जाता है। ठीक है, समझ गए।
यानी कि प्रोजेक्टिव कंपास यूज करके इसको करते हैं और इसको जो है स्टेप द्वारा नापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है संरेखण का आसपास के क्षेत्र लगभग 100 मीटर त्रिज्या अच्छे से अध्ययन किया जाना चाहिए और विभिन्न वस्तुओं को स्थिति का पता लगाना चाहिए। यानी मान लीजिए यहाँ से लाइन जा रही है तो उसके पास का 100 मीटर का एरिया जो है अच्छे पता करना चाहिए, वहाँ की माटी कैसी, वहाँ का पानी वाटर लेवल, वहाँ का बाढ़ क्षेत्र, वो सब कुछ इसमें पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है हमारा, उस क्षेत्र पर उपस्थित जल स्तर का भी पता लगाया जाता है जिससे के लिए बोरिंग का उपयोग किया जाए। ठीक है, जैसे हमने बताया भी वहाँ पे मतलब वाटर लेवल और वहाँ पे बाढ़ लेवल सबको पता करना होता है इसमें। मृदा सर्वेक्षण ने सॉइल सर्वे को भी संरक्षण साथ में ही किया था। ठीक है, ये इसमें बताया था कि सॉइल का कैसी वहाँ पे मतलब धंसाव है कि सॉलिड है कि क्या है। उसके बाद यहाँ पे पुल पुलियों आदि की संख्या और संरेखण के साथ साथ उनके विवरण का भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, संरेखण के साथ एकड़ नदी नाले की क्रॉसिंग पॉइंट इत्यादि की संख्या भी नोट की जाती है। ठीक है, मतलब वहाँ पे कितनी नदी जा रही है, वहाँ पे कितने नाले हैं, कितनी पुलियाँ हैं, वो सब चीज़ें भी देखी जाती हैं। उसके बाद वहाँ से मतलब कहाँ से क्रॉस करना है वो सब भी पहले से ही डिसाइड किया जाता है। संरेखण का ये हो गया। ठीक है, लास्ट पॉइंट है संरेखण में आने वाले वक्र ऊपर भी ध्यान देते हैं कि उसमें कितने वक्र आ रहे हैं, उस पर भी ध्यान देना है। ठीक है, उनको भी कम से कम रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा होने वाला टॉपिक ये थोड़ा बड़ा होने वाला हल्का सा, तो इसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। इसका नाम है प्रीलिमिनरी सर्वे। ठीक है, यानी कि प्रारंभिक सर्वे, प्रीलिमिनरी सर्वे। ये एग्ज़ाम पूछते हैं प्रीलिमिनरी सर्वे एंड फाइनल सर्वे, इनके बीच डिफरेंस भी कभी भी एग्ज़ाम में आ जाता है, तो उसको आपको ध्यान से पढ़िएगा अच्छे से। और ये नोट्स की PDF आपको जो है हमारे टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे सब जगह मिल जाएगी। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अवेलेबल है। और जो हमारी फर्स्ट चैप्टर की वीडियो है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगी। ठीक है, तो उसको हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सर्वप्रथम संरेखण के शुरुआती बिंदु स्टार्टिंग पॉइंट के पास उपस्थित GTS बेंचमार्क फ्लाई लेविंग के उपयोग से एक मदद के स्तंभ पिलर्स को गाड़ दिए जाते हैं। यानी कि इसमें बताया गया है कि जहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं वहाँ पे GTS बेंचमार्क की सहायता से एक मतलब पिलर यानी कि एक रॉड गाड़ दी जाती है। पिलर बोले यहाँ पे, और रॉड होती है सर्वे रॉड, उसको लगा देते हैं। ठीक है, वहाँ से मतलब कि हम लोग पॉइंट हो जाता है कि वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया है, संरेखण पर 20 से 40 मीटर के अंतराल पर अनुदैर्ध्य समतल यानी कि लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग किया जाता है। यानी कि लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग ये लेवलिंग होती है आपको टोटल स्टेशन के द्वारा, उससे किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे तीसरा जो पॉइंट है, प्रत्येक 100 मीटर के अंतराल पर क्रॉस लेवलिंग भी की जाती है। यानी कि क्रॉस लेवलिंग यानी कि पहले सीधा देखा, उसके बाद हम लोग सीधा जस्ट उसी को उल्टा करके देखते हैं कि हाँ सही है। जो हमारा चौथा पॉइंट होने वाला है, ट्रेवर्स की प्रत्येक लाइन पर मैग्नेटिक बियरिंग लेवल बुक में नोट कर ली जाती है। यानी कि या फोर बियरिंग और ट्रेवर्स की सहायता से, मतलब ट्रेवर्स की सहायता से, ट्रेवर्स वो होता है जैसे एक ही लाइन पे कई सारे बिंदुओं को मिलाकर के ट्रेवर्स बोलते हैं, तो उसी की सहायता से सबको हम लोग बिंदु लाइन बना के इसको लिखते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए एक ये पॉइंट है, 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 तो इन पॉइंटों को जोड़ने वाली लाइन को हम लोग ट्रेवर्स कहते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये जब भी आप लोग सर्वे पढ़ेंगे उसमें आपको पढ़ाया जाएगा। पांचवा पॉइंट है, एक मार्ग सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया जाता है जो संरेखण के दोनों किनारों पर 100 मीटर की भूमि का वितरण देता है। यह प्लेट लेवल सर्वेक्षण या प्रिज्म कंपास सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये सब आप लोग जब पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, मैं आपको बता दिया हूँ। उसके बाद जो हमारा छठा पॉइंट है, प्रत्येक 2 किलोमीटर पर या नियमित अंतराल पर स्थायी बेंचमार्क परमानेंट बेंचमार्क को स्थापित जाता है। बेंचमार्क वो चीज़ होती है, मान लीजिए कहीं पे यहाँ पे सर्वे चल रहा है तो यहाँ पे स्थायी बेंचमार्क हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई टावर वगैरह खड़ा तो वो उसको ही अपना बेंचमार्क मानते हैं, वहीं से अपना सर्वे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसको बेंचमार्क बोलते हैं। हमारा जो सातवां पॉइंट है, उस क्षेत्र की मृदा की धारण क्षमता यानी कि वहाँ की धारण क्षमता यानी कि वहाँ की मतलब उसको बोलते हैं लोड जो सह सकती है वहाँ की, मतलब उसको धारण क्षमता बोलते हैं, तथा जल स्तर को भी नोट किया जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। नदी क्रॉसिंग पर अनुपात क्राट चौड़ाई स्थायी हाई फील्ड लेवल
आदि वितरण को नोट कर लेते हैं। यहाँ की मतलब कितनी चौड़ाई है नदी की, उसको कैसे क्रॉस करना है, कितनी कम दूरी में क्रॉस जाएगी, वो सब भी नोट करते हैं। और 9वां जो है सभी एकत्र किए गए विवरणों को संरेखण के लिए ड्राइंग तैयार किया जाता है। ठीक है, ड्राइंग तैयार कर लेते हैं। ठीक है, इसमें कोई बताने की चीज़ नहीं है। बनाई गई ड्राइंग की सहायता से एक अनुमानित प्राक्कलन यानी कि अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट तैयार किया जाता है, जिसे हम लोग मृदा फॉर्म, फुल फॉर्म, पुलिया और संरचनाओं को शामिल करते हैं। यानी एस्टीमेट आपको होता है जो किसी भी एक प्रोजेक्ट के लिए कुछ कुल खर्च को एस्टीमेट कहते हैं। ठीक है, यानी कि उस जो मैप बनता है उसी से हम लोग एस्टीमेट भी तैयार कर लेते हैं। अंतिम सर्वेक्षण इसका नाम है। ठीक है, यहाँ से अब हम लोग देखेंगे इसमें प्रत्येक 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर के अंतराल के साथ संरेखण की केंद्र रेखा के साथ चिनाई स्तंभ यानी मसोनरी पिलर बनाए जाते हैं। इन स्तंभों को स्थित रेलवे लाइन के लिए आवश्यक चौड़ाई को प्रदर्शित करते हैं। इन खूंटों की या स्तंभों के बीच 30 मीटर का अंतराल दिया जाता है। ठीक है, मतलब कि हर मतलब 1 किलोमीटर पे एक पिलर बनाए जाते हैं। पहले तो बनाया जाता था, मतलब अब तो प्री आते हैं, यानी कि चाहे उसमें आप लोगों का लगा देते हैं, रॉड लगा देते हैं, रेंजिंग रॉड लगा देते हैं, या फिर एक पहले से ही कंक्रीट किया तो उनको लगा देते हैं। ठीक है, यानी कि और 30 मीटर के अंतराल पर लगाते हैं इनको। और उसके बाद स्टेशन यार्ड का आवश्यक बिंदुओं पर चिन्हित किया जाता है। ठीक है, स्टेशन यार्ड आपका जो होता है उसको, जहाँ पे मतलब हमारा स्टेशन होता है उसको भी एक निश्चित स्थान पर चिन्हित करते हैं। ठीक है, लेवल क्रॉसिंग या पुल पुलियों को आदि चिन्हित किया जाता है। ठीक है, इन स्तंभों के साथ ब्रिज के लिए स्थान का प्रावधान किया जाता है। ठीक है, ब्रिज कहाँ से देना उसके लिए भी यहाँ पे देखते हैं। वक्र के लिए स्पर्श रेखा, टेंजेंट लाइन व अन्य आवश्यक रेखा को चिन्हित कर लेते हैं पहले से। ठीक है, यही सब जब आप सर्वे पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। रेलवे उसकी भी हम लोग शुरू करने वाले हैं बहुत जल्द, आप लोग बने रहेंगे तो आप अगर सपोर्ट अच्छा मिलता रहेगा तो शुरू करेंगे, अदरवाइज नहीं शुरू करेंगे। रेलवे लाइन में पड़ने वाले संपत्ति के मुआवजे का अनुमान लगाया जाता है और ऐसे सभी स्थानों को चिन्हित कर लिया जाता है। ठीक है, वही जो मैं बताया था मतलब कि वहाँ पे मुआवजा देना पड़ता है, यानी किसान की ज़मीन या खेत है जो भी है, तो वहाँ पे आपको उसके लैंड ओनर को कुछ ना कुछ रेलवे देती है जिससे वो खरीद सके, लीगली ज़मीन रेलवे के बोर्ड में आ जाए। फाइनल सर्वे रिपोर्ट होती है, इसको हम लोग को देना होता है इंजीनियर वगैरह को, मतलब जहाँ से हमको पास कराना होता है मैप को। तो इसमें क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं अप्रूवल के लिए। परियोजना का परिचय यानी कि प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन, ये पूरी फाइल बन के आती है। ठीक है, तो उसमें क्या क्या पॉइंट होने चाहिए, यानी कि क्या क्या उसमें मतलब कॉन्टैक्ट होना चाहिए, वो चीज़ बताया गया है। ठीक है, यानी कि नंबर 1 अपना हुआ परियोजना का परिचय, नंबर 2 परियोजना की आवश्यकता यानी कि परियोजना की क्या नेसेसिटी है, अंतिम संरेखण की औचित्य यानी कि जस्टिफिकेशन फॉर फाइनल अलाइनमेंट। ठीक है, यानी कि फाइनली क्या उसमें क्या डिस्कस हुआ, क्या निकल के आया वो बताया जाता है। ठीक है, अंतिम संरेखण का विवरण जैसे इकाई लंबाई, क्षेत्र, पुल संख्या, पुलिया, क्रॉसिंग वगैरह के बारे में भी उसमें बताया जाता है। प्राक्कलन सीट यानी एस्टिमेशन सीट भी बनाई जाती है जिसमें खर्चा पूरा बताया जाता है। विशिष्ट विवरण यानी स्पेसिफिकेशन डिटेल यानी कि इसमें मतलब पूरी डिटेल में एक एक पॉइंट चीज़ों के बारे में लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर घर है, मकान है, ईंटा है, पत्थर है, हर चीज़ के बारे में उसमें मतलब नोट डाउन किया जाता है, दर्शाया जाता है। ठीक है, उसके बाद राजस्व अपेक्षित यानी कि रेवेन्यू एक्सपेक्टेड, मतलब उसमें बताया जाता है कितना खर्चा लगभग आएगा। ठीक है, मतलब रेवेन्यू मतलब कि कितना वहाँ पे निकल के आएगा अपना, कितना वहाँ पे बेनिफिट होता है। उसमें हम लोग देखते हैं कि रिकमेंडेशन क्या, मतलब प्रोजेक्ट की परियोजना की सिफारिश क्यों की जा रही है उसके बारे में बताया जाता है। ठीक है, इस रिपोर्ट के साथ उपयुक्त पैमाने पर कुछ नक्शे मैप को भी संलग्न होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मतलब मैप वगैरह भी दिया जाता है। उसके बाद कुछ मैप्स के बारे में बताया गया है, जो मैप जिस प्रकार के मैप दिया जाता है उन मैपों के बारे में बताया। ठीक है, उस क्षेत्र का मानचित्र यानी कि मैप ऑफ द एरिया, मार्ग का सर्वेक्षण मानचित्र यानी कि रूट सर्वे मैप। ठीक है, उसके बाद संरेखण के अनुदैर्ध्य खंड यानी कि लैंगिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अलाइनमेंट, संरेखण का क्रॉस सेक्शन यानी क्रॉस सेक्शन दिया जाता है और स्टेशन यार्ड का नक्शा दिया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स यहाँ बताए गए थे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होने लेते हैं। ठीक है, तो हमारा चैप्टर यहाँ पे क्लोज होता है। कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस हैं जो आप लोग पढ़ लेंगे तो आपको आराम से मतलब एग्जाम में थोड़ा सहायता मिल जाएगी। क्वेश्चन क्या है, एक रेलवे लाइन को बिछाने के लिए कौन कौन से प्रमुख कारण होते हैं, लिखिए। ठीक है, प्रस्तावित रेलवे लाइन के लिए प्रभावित करने वाले कारक बताइए। नई रेलवे लाइन के लिए सर्वेक्षण के चरण लिखिए। नई रेलवे लाइन के लिए निर्माण मान्यताओं को समझाइए। स्थायी संग्रहण खंड के अंकन पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, निम्न पर टिप्पणी कीजिए। टो सर्वेक्षण, अंतिम सर्वेक्षण, प्रारंभिक सर्वेक्षण। अच्छे सर्वेक्षण का चयन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, लिखिए।
नई रेलवे लाइन के निर्माण का अंतिम सर्वेक्षण रिपोर्ट में आप क्या समझते हैं, लिखिए। ठीक है, यानी जो मैंने बताया सब कुछ इसी में से आया है। तो ये हमारा चैप्टर था पूरा क्लोज हो चुका है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। जो ना समझ में आया हो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, और कुछ भी प्रॉब्लम रहेगी तो भी बता दीजिएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको भी सहायता मिल सके और हमें भी मोटिवेशन मिल सके नई वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं वीडियो, तक के लिए बाय, जय हिंद, थैंक्स फॉर